हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। और यूजेस ऑफ डायमेंशन से पहले मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं, और देखिए वो पॉइंट। हम यहां पे एक टर्म है जिसको कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए टर्म, और ये टर्म ऐसा है जिसको आप सभी जानते हैं, और वो है साइन थीटा। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ाने से पहले मैं बात कर रहा हूं साइन थीटा की। देखिए, जब साइन थीटा की बात होगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी बच्चों को पता है, राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा का फॉर्मूला, और आप देख सकते हैं, और वो हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हम यहां पे डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर इट्स ए लेंथ, हाइपोटेन्यूज इट्स ए लेंथ, तो सो L बाई L ये होगा 1, और आप इसी को लिख सकते हैं m की पावर 0, L की पावर 0 एंड t की पावर 0। जिस टर्म का, जिस क्वांटिटी का, जिस फंक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला 1 होता है, उसी को m0, L0, t0 लिखा जा सकता है। आप देखिए यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर 0 है, इसीलिए हम इसको कहेंगे डायमेंशंस लेस। डायमेंशंस लेस क्यों कहा? क्योंकि डायमेंशंस का मतलब होता है mLT की पावर, और वो पावर क्या है? 0, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं। इसी में अब साइन थीटा के बाद हम बात करते हैं कि साइन थीटा के साथ आप देखेंगे एक चीज और यहां पे लिखी हुई दिखाई देगी, जिसके बिना साइन अधूरा है। और वो क्या लिखा होता है? साइन के साथ जो भी लिखा होगा आपको पता है वो एक एंगल ही होता है। क्योंकि कभी आपने ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि साइन 5 kg कितना होगा, कॉस 2 सेकेंड कितना होगा, 10 मीटर कितना होगा, ये कभी आपने लिखा हुआ नहीं देखा। उसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि साइन का मीनिंग ही तब है जब आप उसके साथ में एक एंगल लिखेंगे, और वो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो उस कुछ भी एंगल की हम बात कर रहे हैं, जो मैंने यहां पे लिखा है थीटा। तो देखिए, जो एंगल हमारे पास है थीटा, अब मैं एंगल की बात कर रहा हूं, तो मैं अब आपसे ये पूछूंगा, जरा मुझे ये बताइए कि जो थीटा एंगल है, इस एंगल का फॉर्मूला क्या होगा। और यहां पे एंगल का मतलब किस चीज से है? प्लेन एंगल से। तो बताइए क्या होगा? तो आप यहां पे कहेंगे एंगल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आप आगे अब ये बताइए कि जो एंगल लिखा था, इसका अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा? L अपॉन L, ये भी 1 होगा, और इसको भी अब आप डायमेंशंस लेस करेंगे, क्योंकि M, L और T की पावर यहां पे 0 है। देखिए, इस टर्म को मुझे यहां डिस्कस करने की जरूरत क्या थी, अब मैं आपसे बताता हूं। देखिए, सिर्फ ये साइन थीटा अकेला ऐसा नहीं है। साइन थीटा के साथ में आपने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और भी पढ़े, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, और उन सब के साथ एंगल लिखा होता है। उन सब के फॉर्मूले में 2 साइड का रेशियो यूज होगा। इसका मतलब सिर्फ अकेले साइन किसके लिए बात करना सही नहीं है। चाहे साइन लिखा हो, चाहे कॉस लिखा हो, चाहे टेन लिखा हो, या फिर कॉसेक हो, या फिर सेक हो, या उसके साथ कॉट हो। ये देखिए, मैंने जो ये ब्लैंक यहां पे छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां पे आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन वो होगा एंगल। अगर वो एंगल होगा, इसका मतलब यहां जो भी आप लिखेंगे वो एक डायमेंशन लेस होगा। दूसरा, ये जो पूरे आप साइन कॉस की बात कर रहे हैं, जब आप इनके फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये भी अपने आप में 2 लेंथ का रेशियो होते हैं, तो आप कहेंगे ये भी डायमेंशन लेस है। तो आप यहां से एक चीज समझ सकते हैं, और वो क्या है? वो ये है डायमेंशंस लेस। उसका मतलब ये है कि कहीं आप साइन देखें, कॉस देखें, टेन देखें, कॉसेक देखें, सेक या फिर कॉट,
तो आप समझ जाएंगे इनका अपना डायमेंशनल फॉर्मूला 1 होगा क्योंकि ये डायमेंशनलेस है। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो एंगल की जगह अगर कोई एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि एंगल का अपना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो यहां जो भी लिखा हुआ मिलेगा उसका अपना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। आप सोचेंगे क्या इनके अलावा भी कोई और ऐसे टर्म हमें मिल सकते हैं जिनका हमें पहले से ये पता हो, जिनका अपना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो? तो मैं एक दो टर्म और ऐड करना चाहूंगा, और आपको ये पता भी है, इसको कहते हैं लॉग। चाहे आप बेस ई यूज कर लीजिए या बेस 10, दोनों के केस में मैं बात कर रहा हूं। एक होता है ई जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक आगे मैं लिख रहा हूं किसी भी नंबर की पावर। तो ये तीन भी ऐसे होंगे जिनका अपना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी डायमेंशनलेस है, इनका भी अपना कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। किसका? पूरे लॉग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसके साथ यहां पे जो भी नंबर लिखा होगा, ये दोनों ही डायमेंशनलेस होते हैं, जैसे ई या फिर इसके साथ कुछ लिखा हो, और ऐसे ही कोई नंबर लिखा है या फिर इसके पावर में कोई, ये नंबर की पावर है। बस इतना आपको याद रखना है। इसको समझाने के लिए मैं एक दो एग्जाम्पल आपसे यही डिस्कस करूंगा, और देखिए आप उस एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पे कि हमारे पास पोजीशन किसी पार्टिकल की, ये मैं लिख रहा हूं पोजीशन x, ये इक्वल है a साइन b इंटू टी के। ये पोजीशन, ये फॉर्मूला हमें गिवन है, और वो आपसे ये कहेगा कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। अब वो आपसे ये पूछता है कि आप ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे बताइए। आप यहां देखेंगे, जैसे मैंने कहा एक्स, ये पोजीशन, आप समझते हैं पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस ए बी, ये हमें फाइंड करना है, और टी का अपना एक यूजुअल मीनिंग है जिसको आप टाइम करें। देखिए आप ये सबको पता है कि अगर कोई भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में लेफ्ट साइड जो क्वांटिटी होगी वही क्वांटिटी राइट साइड की होगी। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप लेंथ को मास के बराबर नहीं रख सकते, टाइम को डिस्टेंस के बराबर नहीं रख सकते। इसका मतलब जो क्वांटिटी लेफ्ट होगी वही राइट भी होगी, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। और डायमेंशंस के फर्स्ट यूज में डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। तो इसका मतलब ये है, इस फॉर्मूले से आप कह सकते हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो क्वांटिटी है वही राइट साइड भी होगी, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब आप देखिए, आपने यहां देखा लिखा है साइन, जैसे ही साइन आपने देखा तो आप समझ गए कि साइन का अपना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का होगा वही किसका होगा? a साइन b इंटू टी, क्योंकि क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? एक जैसी, सिमिलर, और सिमिलर का मतलब होता है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे आप देखेंगे, आपने कहा साइन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो अब आप क्या कहेंगे कि x का डायमेंशनल फॉर्मूला और a का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, और x यहां पे है पोजीशन, या आप जिसको क्या कहेंगे? लेंथ। तो आपने कहा a का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास है n। ये हमने a का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से फाइंड किया। अब बचता हमारे पास है b, और b लिखा है साइन के साथ में, जहां एक्चुअल में लिखा होता है एंगल। जब आपको पता है कि बी टी वहां लिखा है जहां एंगल लिखा होता है, तो इसी बात से आप समझ जाएंगे कि अगर एंगल के साथ आपने कुछ लिखा है तो वो तो फिर डायमेंशनलेस होगा ही। डायमेंशनलेस का मतलब जिसका डायमेंशन फॉर्मूला 1 होगा। आप देखिए, अब जब आप b का डायमेंशन फॉर्मूला यहां पे निकालेंगे तो ये होगा 1 अपॉन टाइम का होगा t, तो आपका आंसर अब यहां पे रहेगा t माइनस 1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका रहा है? b का। एक एग्जाम्पल हम और लेके चलेंगे, देखिए वो एग्जाम्पल क्या है। इस बार हम बात कर रहे हैं फोर्स की। इस बार हमारे पास फोर्स है F, और देखिए फोर्स कितना है। फोर्स को हमने कुछ लिखा है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, और यहां हमारे पास है कॉस बीटा टी। देखिए
F फोर्स है, T यहां पे टाइम है, और आपको यहां पे अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। ये देखिए, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। हमने देखा कि लेफ्ट साइड लिखा है फोर्स, तो हमने कहा ये किसके इक्वल हो सकता है? फोर्स के इक्वल होगा। फोर्स कभी भी किसी दूसरी क्वांटिटी के इक्वल नहीं होता। तो लेफ्ट फोर्स है तो राइट भी फोर्स है। जो डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट का होगा वही राइट का भी होगा। राइट में हमें लिखा हुआ मिलता है कॉस। हमने कहा कॉस का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला एफ का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर का भी होगा। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप समझ गए हैं कि एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, बट अल्फा और बीटा दोनों ही अननोन है। तो आप सोचेंगे एक इक्वेशन अब दो अननोन कैसे निकालेंगे? तो फिर एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने यहां पे देखा कि कॉस, और कॉस के साथ में क्या लिखा है? बीटा टी। कहां लिखा है? जहां एंगल होना चाहिए था। और आपको पता है अगर एंगल की जगह लिखा है तो फिर तो ये डायमेंशनलेस होगा ही। और डायमेंशनलेस का मतलब होता है डायमेंशन फॉर्मूला 1। टी अपॉन में आ जाएगा, और जैसे ही टी अपॉन में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि बीटा का फॉर्मूला होगा डायमेंशन फॉर्मूला T-1। अब क्योंकि बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है तो आप ये वैल्यू यहां पुट करके अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए आप, तो यहां जब आपने लिखा है कि अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल है किसके? फोर्स के। तो देखिए आप यहां पे अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल रखेंगे किसके? फोर्स इंटू बीटा स्क्वायर। अब जरा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए। ये आपको पता है मास इंटू एक्सेलेरेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है मास m, एक्सेलेरेशन LT-2, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। बीटा है T-1, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा T-2। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा MLT-4। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि कहीं भी आपको इस टाइप का कोई टर्म मिले तो समझ लीजिए ये पूरा डायमेंशनलेस होता है। और ये जो मैंने ब्लैंक स्पेस यहां पे छोड़ा हुआ है, यहां जो भी आप लिखा हुआ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहां जो भी लिखा है वो डायमेंशनलेस। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस। और डायमेंशन का फर्स्ट यूज है टू चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये चेक करना, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आप ये देखिए कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी every term in a physical relation or relation in physics should have same dimensional form। इसका मतलब यह है कि किसी भी फॉर्मूले में जो कि फिजिक्स में आप यूज कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला हो उसमें जितने भी टर्म आप यूज करेंगे हर एक टर्म एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा, सिमिलर। सिमिलर मतलब सेम डायमेंशनल फॉर्म। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि आप जो भी फॉर्मूला, जो रिलेशन यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है उस रिलेशन में हर एक टर्म एक जैसा हो, सिमिलर हो, मतलब सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो। ठीक है, इसी से हम चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और इसी स्टेटमेंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपको थ्योरी चाहिए, डेफिनेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको मुझसे पीडीएफ नोट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, वहां सब कुछ आपको सीक्वेंस में मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है तो उसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड जो भी लिखा है, देखिए मैं दो एग्जाम्पल अभी आपको समझाऊंगा। मैंने कहा लेफ्ट साइड आपने देखा जो भी लिखा है आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लीजिए, और अगर वो डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के इक्वल है तो आप इसको क्या कहेंगे? डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। फिर ये क्या होगा? वो फॉर्मूला या वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है।
और साथ में क्या कहेंगे कि इट मे बी एक्चुअली करेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि आप इससे यह बता पा रहे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट होगा या नहीं यह हम नहीं कह सकते। हां, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो मे बी एक्चुअली करेक्ट, मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है, ऐसा भी पॉसिबल है कि फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है बट एक्चुअल में करेक्ट ना हो। अभी एग्जांपल, एक दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, देखिए अब क्या कहेंगे आप इस केस में, अगर लेफ्ट साइड का राइट साइड के इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। आप कहेंगे इसको नॉट डायमेंशनली करेक्ट, आपने कहा ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, और आगे आप लिखेंगे इट कैन नॉट बी एक्चुअली करेक्ट। अब इसके एक्चुअल में सही होने के चांस 0 है। ठीक है, कैसे? अब इसी को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसमें आप डायमेंशनली करेक्टनेस भी समझ जाएंगे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब भी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल हमारे पास है और वो क्या है आप समझिए। पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, सपोज f प्लस एल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये फॉर्मूला आपको गिवन है। f यहां पे फोर्स है, f यहां पे क्या है, फोर्स। अब f यहां पे फोर्स है तो अब आपको ये पूछा गया है, जरा आप ये बताइए कि अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपसे समझाया है कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म है सारे एक जैसे होने चाहिए, सब सिमिलर होने चाहिए, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप अगर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स के साथ में फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि फोर्स के साथ मास को ऐड किया हो, नहीं होगा ऐसा। तो फोर्स के साथ किसको ऐड करेंगे, फोर्स को। अगर सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो भी हम फोर्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब दो फोर्स को ऐड करेंगे तो तीसरा भी हमें क्या मिलेगा, फोर्स। इसका मतलब क्या है कि इस रिलेशन में 3 टर्म है, 1 2 3। टर्म का मतलब होता है जहां प्लस और माइनस और इक्वल टू साइन लग जाए तो वहां टर्म हो जाता है। मतलब 2 टर्म के बीच में प्लस माइनस या इक्वल टू का साइन जरूर होगा। ठीक है, अगर 2 के बीच में कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन लगा हो, जैसे a इंटू बी, इसको आप एक टर्म कहेंगे, a अपॉन बी इसको भी एक टर्म कहेंगे। लेकिन a प्लस बी 2 टर्म है, a इज इक्वल टू बी ये भी 2 टर्म है, और a माइनस बी ये भी 2 टर्म है। तो टर्म कब बनते हैं, जब प्लस इक्वल टू और माइनस साइन हो। मल्टीप्लाई डिवाइड को एक ही टर्म माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी फॉर्मूले में जितने भी टर्म है सब एक जैसे होंगे, सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। तो बस अब आप कर लेंगे, 3 टर्म है, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला 1 होगा, तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल्फा। तो अब देखिए आप, एल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, जो फोर्स का है, और फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे याद रखते हैं डायमेंशन। अब देखिए बीटा, आपने कहा तीनों ही का 1 होगा, तो चाहे बीटा को आप एल्फा के बराबर कहें डायमेंशन फॉर्मूले को, या फिर फोर्स के। तो ये देखिए बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा, mlt-2। मैं एक चीज आपको और समझाना चाहता हूं। देखिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि टर्म सिमिलर होने चाहिए, इक्वल हो ये जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं, देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूं a इज इक्वल टू b, इसका एग्जाम्पल होगा, हमने कहा 10 kg इज इक्वल टू 10 kg। ये
इसका मतलब क्वांटिटी भी दोनों मास है, क्वांटिटी भी कैसी है, मास, और साथ साथ वैल्यू भी सेम है, तो ये तो रही इक्वल। और अगर मैं बात करता हूं 5 kg और 10 kg की, तो ये क्वांटिटी है सिमिलर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, आप अगर मैं ऐड करने की बात करूं तो आप 10 kg में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 10 kg ऐड कर सकते हैं, आप 5 kg भी ऐड कर सकते हैं। तो जरूरत क्या है, सिमिलर होने की, और रिजल्ट क्या होगा, 15 kg। देखिए आप, इसका मतलब क्या है, तीनों सिमिलर हैं, मास मास मास, बट इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब टर्म कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। मैं एक पॉइंट आपको और डिस्कस करूंगा एक एग्जांपल से। देखिए वो एग्जांपल क्या है। अभी तो आपसे ये समझ आया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या थी, जो आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया है। इसी में, ये अलग नहीं है, इसी में हम बात कर रहे हैं कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसी यूज पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, और दूसरा वो आपसे ये कहेगा, दूसरा एग्जांपल अब आपसे क्या कहेगा कि चेक द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, अब देखते हैं, मैं कुछ अलग अलग एग्जाम्पल लूंगा और आपसे बहुत अच्छे से उससे आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, इससे भी एक आसान लेके चलेंगे, और वो हमारे पास है k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे ही मैंने लिखा k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सारे बच्चे समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि ये आपने पढ़ा है। मैं अगर लिख देता हूं k इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ये तो आप गलत लिख रहे हो, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं कि k इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर इंटू बी। ये मैं 3 एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूं। तो अब आप ये कहेंगे कि सर ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा है। अगर मैं यहां कोई ऐसा फॉर्मूला लिख दूं कि जो आपने नहीं पढ़ा हो, तो आप नहीं बता सकते। इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, उसको भी हम इस यूज से ये चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। मैं बोल रहा हूं सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट। देखिए, मैं फर्स्ट की बात करता हूं। लेफ्ट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आप देखेंगे, एनर्जी है। एनर्जी और वर्क एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी लिखा है हमने mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए, ये हुआ एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम बात कर रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर की। जब आप हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, तो अब आप कहेंगे हाफ का कुछ होता नहीं, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। m का हुआ मास, वेलोसिटी का lt-1 स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर t-2। आपने कहा ये तो डायमेंशनली करेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का और राइट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है इक्वल। आप इसको कहेंगे कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। मैंने आपसे कहा था कि कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एक्चुअली भी करेक्ट हो सकता है। आपको ये फॉर्मूला एक्चुअल में पहले से पता है, तो आप कहेंगे ये एक्चुअल भी करेक्ट है। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता, तो आप लिखते इट मे बी एक्चुअली करेक्ट। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। k का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा 2mv स्क्वायर, सॉरी 2mv स्क्वायर में मैं यहां लिख देता हूं 2। डायमेंशनल फॉर्मूला फिर भी यही होगा, 2 का कुछ होता नहीं है। आपने कहा फिर भी डायमेंशनली करेक्ट है। ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट था और ये भी डायमेंशनली करेक्ट था। इसका मतलब डिफरेंस किसका था? कांस्टेंट का। तो हमें यहां से कांस्टेंट के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है कि ये एक्चुअल में भी करेक्ट हो, बट कंफर्म नहीं। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले का पता है, तो इसलिए आप कहेंगे कि ये एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, बट डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम तीसरे की बात करेंगे। देखिए, तो दूसरे में तो डायमेंशनली करेक्ट था। अब तीसरे की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो यही रहेगी। ये हुआ हाफ एम स्क्वायर बी। तो देखिए एम स्क्वायर इस बार कर लेते हैं बी।
तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और v का होता है lt माइनस 1। अब आप देखिए, आप कहेंगे ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो एक्चुअल में उसके करेक्ट होने के कोई चांस नहीं। देखिए, फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशंस पे मैं दो एग्जांपल और आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पहला एग्जांपल हमारे पास है p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू nRT। आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि हमें a और b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। इसका मतलब ये एग्जांपल किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे p प्रेशर, v वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मोल्स, r गैस कांस्टेंट है और t टेम्परेचर है। ये आपको न्यूमेरिकल्स में सब कुछ नोन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप यहां से देखेंगे, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है। मैंने आपको समझाया था कि किसी भी फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स यूज होंगे वो सिमिलर होने चाहिए, उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल हो। तो सबसे पहले इसी चीज को लेके चलेंगे। देखिए, p और प्लस a अपॉन बी स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो ये दो अलग अलग टर्म हैं। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी the dimensional formula of a upon v square is equal to the dimensional formula of pressure। और यहां से जब आप a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये हुआ फोर्स। एरिया से डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा एल स्क्वायर, ऊपर जाके होगा एल माइनस 2, तो ये बचेगा -1। तो ये तो हुआ प्रेशर। अब देखिए, वॉल्यूम होता है एल क्यूब और वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा L6। जब आप सॉल्व करेंगे तो A का डायमेंशन फॉर्मूला आपको यहां से मिल जाएगा m L5 और t माइनस 2। अब बात करते हैं B की। अब आप देखिए, ये भी दो टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों सिमिलर होंगे। ये वॉल्यूम है तभी तो आप इसमें से दूसरे वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों वॉल्यूम है, और दोनों वॉल्यूम होने का मतलब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो क्या कहेंगे आप, B का डायमेंशन फॉर्मूला यहां पे हुआ L3। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। ये भी फर्स्ट यूज पे बेस है। इसमें हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। और मैं ये दो एग्जांपल यहां पे डिस्कस करूंगा और दोनों को हम ये चेक करेंगे क्या ये फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। चलिए पहले फर्स्ट को देखते हैं। अब फोर्स, अब सबको पता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मास एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बात करेंगे, ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड की बात। अब बात करेंगे हम राइट साइड की, 6 पाई ईटा आर वी। चलो देखिए, आप 6 पाई नंबर है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं। ईटा का आप अलग से निकाल सकते हैं और धीरे धीरे याद रख लीजिए ml-1 t-1। आर हुई रेडियस मतलब लेंथ, v है वेलोसिटी मतलब lt-1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा m, l-1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा l, t-1 t-1 ये हो जाएगा t-2। आपने देखा लेफ्ट साइड mlt-2, राइट साइड mlt-2। और आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड का डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड के इक्वल है। आपसे ये पूछा है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो आप सिर्फ ये लिखेंगे इट इज डायमेंशनली करेक्ट। आगे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरे एग्जाम्पल में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं तो वो है वेलोसिटी। कैसे पता, क्वेश्चन में भी गिवन होगा। डायमेंशन फॉर्मूला हुआ lt-1। अब आप देखिए राइट साइड की बात। राइट साइड में है आर, ईटा, रो और डी। हर एक सिंबल का मीनिंग आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो परेशान नहीं होना। आर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि ये रेनॉल्ड नंबर है, डायमेंशनलेस है। ये क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन होगा कि आर का मतलब क्या है। ईटा का हमने ऊपर लिखा था, तो आप फिर ध्यान कर लीजिए ml-1 t-1। दूसरा बात करते हैं रो, ये है डेंसिटी। डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml-3। d है डायमीटर। आगे आप सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए, ये आपके पास होगा m कैंसिल हो जाएगा, l यहां से +1 -3 -2, ऊपर जाके +2, तो ये बचेगा +1।
तो L प्लस 1 T माइनस 1। देख लीजिए, ये हमारे पास है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। आपने कहा दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल है, इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना, नहीं परेशान होना है कि कोई फॉर्मूला अगर हमें गिवन है उसमें किस सिंबल का क्या मीनिंग है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अलग अलग क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप अलग से निकाल के पुट कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन का सेकंड यूज स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल से कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जिनका डायमेंशंस के सेकंड यूज में काफी यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने ये पढ़ा होगा अभी तक कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब आपको सबको पता है, मैंने भी क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है एसआई यूनिट। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं सम अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम तो आपने पढ़ा ही है, इसके साथ में कुछ और लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी हैं, जैसे एमकेएस। ये 3 क्वांटिटी के लिए बेसिकली दिया था पहले, मीटर, लेंथ, मास किलोग्राम और टाइम सेकेंड। इसका मतलब ये है कि लेंथ को एसआई सिस्टम में भी मीटर से मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो अगर आप किसी क्वांटिटी को एमकेएस में लिखते हैं एसआई में, लेंथ, मास और सेकंड को, तो वो दोनों सेम होंगे। दूसरा है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेंथ, मास, टाइम। एफपीएस, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी हम कहते थे, लेंथ फुट, मास पाउंड, टाइम सेकंड। अभी भी आप देखिए, जब कभी केक परचेज करने जाते हैं तो वो आपसे पूछता है बेकरी वाला कि आपको कितने पाउंड का केक चाहिए, तो इसका मतलब अभी भी हम कुछ जगह मास को यूज कर सकते हैं पाउंड में। लेकिन ये हमारे पास कैसी यूनिट्स है, लोकल यूनिट है, लोकल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो अभी भी यही है। तो देखिए, अब एक चीज और है, मैं आगे बढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको पता होगा जहां आप रहते हैं वहां आपने देखा होगा कई सारी रोड के नाम किसी के नाम पे होते हैं, किसी नेता के नाम पे होते हैं। आपने जनरली देखा होगा अलग अलग गेट के नाम बता देते हैं, कॉलोनी के नाम किसी नेता के नाम पे रख देते हैं, या किसी अदर पर्सन के नाम पे भी हम रख देते हैं, इसलिए ताकि उसके मरने के बाद भी उसका नाम याद रखे। ऐसा तभी करते हैं जब उस आदमी ने समाज के लिए कुछ काम किया होगा। तो इसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं। ये बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने समाज के लिए, साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम चाहते हैं उनका नाम भी ऐसे ही बना रहे। तो हम उनके नाम को किसी सड़क, किसी पुल या किसी गेट के नाम के साथ नहीं जोड़ के हम उनके नाम को उसी फील्ड में ऐड करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उनके नाम को फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी की यूनिट के साथ जोड़ देते हैं। जैसे आपने सुना होगा फोर्स की यूनिट को लिखते हैं न्यूटन, और एक्चुअल में न्यूटन क्या था, साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो चलो उसी पे मैं बात करता हूं। जैसे हम बात करते हैं फोर्स की, तो आप देखेंगे फोर्स की जो ऐसा यूनिट है किसके टर्म्स में, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स होते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को आप न्यूटन भी कह सकते हैं। मतलब न्यूटन का नाम या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही बात है। एसआई में लिखेंगे तो भी यही होगा और एमकेएस में लिखेंगे तब भी यही। अगर हम इसी को सीजीएस में लिखें, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं हम डाइन से। इसका मतलब दोनों का एक ही मतलब है। अब आ जाते हैं एनर्जी पे। वर्क या एनर्जी, कैसी भी एनर्जी हो, आप देखें तो यूनिट होगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इससे ज्यादा आप यूज करते हैं जूल। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, दोनों एक ही है। सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और आप इसी में देखें तो हम लिखते हैं ERG, ये इसकी सीजीएस यूनिट। ऐसी मैंने लिखा है पावर, केजी मीटर सेकंड माइनस क्यूब, ये होता है वॉट, आपने सुना भी होगा। प्रेशर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, ये है पास्कल। और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट के नाम है जिनको हम यूनिट के साथ यूज करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आप 11 की, अभी आप 10 पास करके नए 11th में आए हो, तो मैं बहुत ज्यादा चीजें अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ वो पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, या जिससे आप आगे फिजिक्स को समझ सकते हैं। इसके बाद मैं इस छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आजकल आपने देखा होगा किसी से आप ये पूछें कि उसकी सैलरी कितनी है। सपोज किसी आदमी की सैलरी 75,000 है और आपसे पूछते हैं कि आप बताइए अपनी सैलरी कितनी है, तो वो आजकल वो बताता है 75K। वो 75,000 नहीं बोल के क्या बोलेगा, 75K। आप देखते हैं कई जगह ऐसा होता है कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, पता चला कहीं वहां लिखा था 5,000, लेकिन वो 5,000 की जगह क्या लिखेंगे, 5K। इसका मतलब क्या है, अगर किसी ने लिखा है 75K, इसका मतलब K क्या है, K का अपना एक मतलब है। क्या मतलब है, इसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू है, और K की फिक्स वैल्यू होती है 1000।
इसका मतलब वो कहना चाह रहा है आपसे 75,000। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ सिंबल हैं जिन सिंबल को हम यूनिट से पहले भी यूज कर लेते हैं और उन सिंबल की अपनी कुछ फिक्स वैल्यू होती है। जैसे आपने देखा होगा हम लिखते हैं सीएम, आपने देखा होगा सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये जो सी है ना ये एक सिंबल है और इस सिंबल की वैल्यू आपको पता नहीं होगी। इसके सिंबल की वैल्यू है 10⁻²। तो आप सोचते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन मैं अब आपसे बोल रहा हूं कि आप सेंटीमीटर को मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, आप सेंटीमीटर में सी की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो ऐसे ही कुछ सिंबल हैं जिनको हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो पहले यूज होते हैं। अब देखिए उनकी वैल्यू क्या है। जैसे आप देखेंगे हम यहां से स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट पावर से और हम लोएस्ट पावर की साइड जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से 18, 15, 12, 9, 6, 3, यहां से ऊपर तक इन सबके बीच में 3 का गैप। 18 - 3 15, -3 12, -3 9, -3 6, -3 3। इसके बाद ध्यान रखें 3 के बाद 2 1। अब नेगेटिव में जाते हैं। अब इन सब के ऊपर नेगेटिव पावर लगा लीजिए। 1 के बाद -1, -2, -3। देखिए फिर 3 का गैप होगा -3, -6, -9, -12, -15, -18। नाम याद करना बहुत आसान। देखिए एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, फर्मी और सिंबल की बात करेंगे तो देखिए जो पॉजिटिव पावर वाले हैं उसमें ज्यादातर हम देखेंगे तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं। हम देखिए कैपिटल ई, कैपिटल पी, कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल एम, कैपिटल के, ये एच डी, ये कह सकते हैं, ये एक्सेप्शन है इसमें। अब आप नीचे आ जाइए डी, सी, एम, म्यू, एन, पी, एफ, ए। इसका मतलब इनको छोड़ के जितने भी लेटर हैं वो सारे स्मॉल लेटर हैं, ठीक है। अब आप देखिए जैसे ही आपने सुना होगा, इसमें से बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। कौन कौन सी मैं बताता हूं। आपने सुना होगा एनबी, बिल्कुल सुना होगा। आपने सुना होगा जीबी, आपने सुना होगा टीबी, आप सुनते मेगा बाइट। आप नेट का डेटा आजकल बहुत यूज करते हैं। एमबी का मतलब क्या होता है, एम बी तो ये जो यूनिट है ना इसको बाइट कहते हैं। ये एक्चुअली यूनिट है इंटरनेट के डेटा को मेजर करने की। लेकिन एम क्या है यहाँ, एम का मतलब है 10⁻6। ये कोई यूनिट नहीं है। आपने कहा जी क्या लिखा है, आपने कहा इसका मतलब है 10⁻9। आपने कहा टी क्या है, आपने कहा 10⁻12। आपको पता है एम मेगा उससे बड़ा होता है जी, जीगा उससे बड़ा होता है टी, टेरा। तो आप देखते हैं आजकल जो है हार्ड डिस्क से पूछते हैं ना कितनी हार्ड डिस्क है, तो हम कहते हैं टेराबाइट, टी मतलब टेरा, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं SI। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको सारी याद करने की जरूरत है, मैं 11th वाले बच्चे की बात कर रहा हूं। तो मैं अभी आपसे कहूंगा आप सिर्फ इनको याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। कौन सी, मेगा किलो, मेगा किलो आपको याद भी होगी, ठीक है। ज्यादातर को गीगा कर सकते हो अदरवाइज। उसके बाद नीचे आ जाइए, आप कर लीजिए सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। इतना काफी है, ज्यादा करें तो देसी भी याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन।